इंटरनेट पर पिछले कुछ अरसे से ये सवाल चल रहा है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता है। ये बड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस सवाल के बड़े उल्टे सीधे जवाब दिए जा रहे हैं। मोस्टली इंडियंस ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए कूद पड़ते हैं और मामला को खराब कर देते हैं। क्योंकि सवाल पाकिस्तान के बारे में है तो इसलिए जवाब भी पाकिस्तानियों को देना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि इस बात को क्लियर कर ही दें कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के बारे में क्या ख्यालात हैं। मैं वीडियो के असल सवाल का जवाब थोड़ी देर में देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम ईस्ट पाकिस्तान यानी मशरक़ी पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान का क्रैश कोर्स कर लें। जब पाकिस्तान बना था तब पाकिस्तान के दो हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है और दूसरा था मगरबी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है। बंगाल के लोगों का भी पाकिस्तान बनाने में इतना ही अहम किरदार है जितना बाकी लोगों का। पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग ढाका में बनाई गई थी। 23 मार्च 1940 को पेश की गई करारदाद, जिसे हम सब करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, वो एक बंगाली A.K. फजलुल हक ने लिखी और पेश की थी। तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े रहनुमा बंगाली थे, मसलन ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, नूरुल अमीन, हुसैन शहीद सहरवर्दी वगैरह। ये सब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। इनके अलावा भी बंगाल से पाकिस्तान के बहुत से लेजेंड्स हैं, मसलन सैफुल आज़म वो फाइटर पायलट हैं जिन्होंने 3 इसराइली जहाज मार गिराए थे। फ्लाइंग एस MM आलम भी बिहारी थे, लेकिन बंगाल में रहते थे, बंगाली बोलते थे और ईस्ट पाकिस्तान से ही फौज में आए थे। पाकिस्तान के पहले पॉप स्टार आलमगीर, फिल्म स्टार शबनम और डॉन अखबार के पहले एडिटर अल्ताफ़ हुसैन, जिनका अल्ताफ़ भाई से कोई ताल्लुक नहीं, सब बंगाली थे। यानी पाकिस्तान को बनाने और पाकिस्तान को चलाने में बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सब ठीक चल रहा था तो फिर अलग मुल्क बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान यानी मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान बने तो इस्लाम के नाम पर थे और पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए एक ही तहरीक चली और एक ही मुल्क बन गया। लेकिन दोनों कौमों के रहन सहन में बहुत बड़ा फ़र्क था और ज़ुबानें तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। कौम तो एक ज़ुबान से बनती है ना। शायद आज हम कहें कि एक कौम होने के लिए एक ज़ुबान की ज़रूरत नहीं। कनाडा में 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन हम सारे कैनेडियंस को एक ही कौम मानेंगे ना। भारत में 100 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि सब भारतीय एक कौम नहीं। नेशनल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं और इनके 300 से ज़्यादा लहजे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी एक कौम है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पठान एक कौम, सिंधी एक, बलोची एक और पंजाबी एक कौम है। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म के सामने भी यही मसला आया कि सब लोग क्या अपनी अपनी ज़ुबान बोलेंगे। बोलने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अदालतों के फैसले किस ज़ुबान में होंगे। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड और माइलस्टोन, स्कूलों की तालीम और कौमी तराना वगैरह किस ज़ुबान में होंगे। नेशनल TV और रेडियो पाकिस्तान किस ज़ुबान में होगा। सारे मुल्क के लोग जब आपस में बात करना चाहेंगे तो वो ऐसी कौन सी ज़ुबान होगी जो सबको समझ आ जाएगी। कायदे आज़म ने फैसला किया कि वो ज़ुबान उर्दू होगी, क्योंकि ये इस इलाके की वाहिद ज़ुबान थी जो किसी एक कौम की ज़ुबान नहीं थी। ये नहीं कहा जा सकता था कि ये पंजाबियों की या पठानों या सिंधियों की या बलोचों की ज़ुबान है। खुद कायदे आज़म के लिए भी उर्दू बोलना मुश्किल था और पढ़ना तो नामुमकिन, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर भी उर्दू मुसल्लत करते रहे और फिर एक कौम बनाने की खातिर उन्होंने उर्दू ज़ुबान को कौमी ज़ुबान बनाने का अज़्म किया। 21 मार्च 1948 को कायदे आज़म ने मशरक़ी पाकिस्तान के कैपिटल ढाका में खिताब करते हुए ऐलान किया कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। साथ ही कायद ने यह भी कहा कि जब तक हमारे सब लोगों के दरमियान राब्ते की एक ज़ुबान नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मसला ये था कि मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों, पठानों, सिंधियों और बलोचों के लिए ये कोई अजीब बात नहीं थी। यहाँ पर तो पहले भी उर्दू बोली जाती थी, लेकिन बंगालियों को उर्दू की अलिफ-बे भी नहीं आती थी। उनको तो अच्छी खासी मुसीबत पड़ गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान TV पर आए और आकर ऐलान कर दें कि हमारी कौमी ज़ुबान बंगाली है, तो चलो सब सीखो। बंगाल के लोगों को भी कायद की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़े की वजह से मुसलमान और हिंदुओं में ऐसी तकसीम पैदा हुई कि हिंदुस्तान टुकड़े हो गया और 1947 में पाकिस्तान बना। बिल्कुल वैसे ही उर्दू बंगाली तनाज़े की वजह से एक वो वक्त आया कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। बहुत से लोग अब भी ये सोचते हैं कि कायद का बंगालियों को उर्दू ज़ुबान पर लाना सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि अपने जरदारी साहब के वालिद हाकिम अली जरदारी साहब तो अपने
कायद के एक्शन को इन अल्फाज में याद करते हैं। और बंगाल में याद करता है बंगालियों को, तुम्हारी उर्दू जुबान में से लैंग्वेज, बंगाली ने कहा लैंग्वेज, खुदा का खौफ करो पागल का बच्चा। कायद का फैसला सही था या नहीं, ये फैसला आप खुद करें, लेकिन मेरा मानना यह है कि कौमी ज़ुबान का मसला तो था, लेकिन ये मसला इतना नहीं था कि मुल्क ही टूट जाता, बल्कि मुल्क टूटने की वजह कुछ और बनी। 1948 से लेकर 1956 तक मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली को भी दूसरी कौमी ज़ुबान बनवाने के लिए शदीद तरीन एहतजाज किए। आखिर 9 साल बाद यानी 1956 में बंगाली को भी कौमी ज़ुबान बना दिया गया, लेकिन उस वक्त तक मसला इतना बढ़ चुका था कि अब इसे ख़त्म करना आसान नहीं था। दिलों में बदगुमानी पैदा हो चुकी थी। 1960s में मगरबी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी, बड़े बड़े डैम बन रहे थे, पूरा इस्लामाबाद बन रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम तामीर हो रहा था और हर तरफ तरक्की हो रही थी। लेकिन इसके बरक्स मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। उधर पहले ही बंगाल के लोगों में ये एहसास पैदा हो चुका था कि मगरबी पाकिस्तान हमें अपना नहीं समझता। मगरबी पाकिस्तान में तेज़ी से होने वाली तरक्की से बंगाल के लोगों को ये लगता था कि हमारी सारी कमाई मगरबी पाकिस्तान में ही लग रही है। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में चाय, पटसन और ऐसी बहुत सी कीमती फसलें काश्त होती थी। बंगाली ज़्यादा गलत नहीं सोच रहे थे। अगर मगरबी पाकिस्तान में 100 रुपये खर्च हो रहे थे तो मशरक़ी पाकिस्तान में सिर्फ 40 रुपये खर्च हो रहे थे। 1970 में एक वाक़या ऐसा हुआ जिसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को यकीन सा हो गया कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। मशरक़ी पाकिस्तान में जहाँ पहले ही स्कूलों और अस्पतालों की कमी थी, वहाँ नवंबर 1970 में दुनिया का सबसे भयानक साइक्लोन आया। भोला आइलैंड के नाम पर इस तूफान का नाम भी साइक्लोन भोला पड़ गया, लेकिन ऐसे भोले तूफान से खुदा ही बचाए। अंदाजों के मुताबिक 3 से 5 लाख लोग हलाक हुए इस तूफान में। 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और समंदर की लहरें 13 फुट ऊंची थी। फसलें बर्बाद हो गईं, दरख्त और खंबे उखड़ गए, सारी सड़कें तबाह हो गईं, हर तरफ लाशें ही लाशें बिखर गईं, इंसानों की भी और जानवरों की भी। ताफून उठने लगा और बीमारियां फैलने लगी। इंटरनेट पर इस तूफान के बाद तबाही की तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी दिल दहला देने वाली हैं कि इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकता। ऐसी तबाही इसके बाद या तो 1976 में चीन के ज़लज़ले में हुई, जहां पर 2 से 3 लाख हलाकतें हुई, या फिर 2004 में आने वाले सुनामी में तबाही हुई और इसमें भी 2 से 3 लाख हलाकतें हुई। मशरक़ी पाकिस्तान की सारी कोस्टल लाइन तबाह हो गई। दोनों बड़े शहरों ढाका और चिटागांग में क़यामत बर्पा हो गई। इस तूफान के ख़त्म होते ही बच जाने वाले लोग हैज़ा और ऐसी दीगर बीमारियों का शिकार हो गए। उस वक्त उनकी पहली और इंतहाई शदीद ज़रूरत ये बन गई कि उन्हें फ़ौरन इलाज फराहम किया जाता। ये ज़रूरत ग़िज़ा से भी ज़्यादा शदीद थी, क्योंकि ग़िज़ा बहरहाल मछली की सूरत में मौजूद थी, लेकिन उन लोगों की उम्मीदें पूरी ना हुई और लोग बीमारी से मरने लगे, मायूसी छाने लगी। चंद दिन में ये मायूसी गुस्से में बदलने लगी। तूफान के ख़त्म होने के तकरीबन 10 दिन बाद बंगाल के एक बड़े रहनुमा मौलाना भाषानी ने 50,000 लोगों के एक जलसे में शदीद वसीली तकरीर की, जिसमें सदर यहिया खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सारे बंगाली लीडर और अवाम शदीद गुस्से में इसलिए आए क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का रिलीफ एफर्ट बहुत ही कम था। होना तो ये चाहिए था कि मगरबी पाकिस्तान अपना हर खर्च रोक देता और सारा पैसा डॉक्टर्स, मोबाइल, अस्पताल, खेमे और अनाज वगैरह सारे बंगाल में भेज देता और ये साबित करता कि हम वाकई ही बंगाल को अपना समझते हैं। थोड़ा बहुत रिलीफ एफर्ट तो हो रहा था, लेकिन बिल्कुल कम, ऐसा बिल्कुल नहीं जैसे कि होना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि बीमारियां फूट पड़ी और जिन बेचारों का सब कुछ तूफान में बर्बाद हो चुका था वो पैसे को मोहताज हो गए और इनके लिए खाने पीने की भी शदीद शॉर्टेज हो गई, यानी हर मामले में काम खराब ही होता चला गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान जनरल यहिया खान को शराब और शबाब से ही फुर्सत नहीं थी। नवंबर में तूफान आया और दिसंबर 1970 में थे पाकिस्तान में इलेक्शन में बंगालियों के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। इलेक्शन में शेख मुजीब ने मशरक़ी पाकिस्तान के सवरेंटी के नारे के साथ इतनी ज़बरदस्त फतह हासिल की कि कोई और पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकी। ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि बंगालियों का गुस्सा अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और तूफान के बाद उनको यकीन सा हो गया था कि मगरबी पाकिस्तान वाले इन्हें निचोड़ना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी मगरबी पाकिस्तान इनके काम नहीं आया। दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान के लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि मशरक़ी पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ज़ुबान एक थी नहीं, बॉर्डर आपस में मिलता नहीं था, बल्कि दरमियान में 2000 किलोमीटर का फासला था और इस फासले में सारा इंडिया था
और मगरबी पाकिस्तान वालों को मशरकी पाकिस्तान की खबर सिर्फ रेडियो पाकिस्तान से ही मिला करती थी। और जाहिर है रेडियो पाकिस्तान ने ये तो नहीं बताना था कि दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान के लोग मगरबी पाकिस्तान से बहुत नफरत करने लग गए हैं, हुकूमत को गालियाँ दे रहे हैं और हमारी हुकूमत उनके लिए कुछ कर नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि मगरबी पाकिस्तान के लोग बिल्कुल सुकून में थे, ना यहाँ कोई तूफान आया था और तरक्की भी बहुत हो रही थी। इलेक्शन के बाद असूलन तो हुकूमत मिलनी चाहिए थी शेख मुजीब को, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीता था। लेकिन अब मगरबी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें सारी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, उन्हें डर लगने लगा कि शेख साहब तो हुकूमत में आकर अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करेंगे। दूसरी तरफ भुट्टो साहब ने आसमान सर पर उठा लिया कि शेख मुजीब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए सारे पाकिस्तान की हुकूमत नहीं देनी। शेख मुजीब भी गुस्से में आ गए। बंगाल में पहले ही शेख साहब की हुकूमत थी, उन्होंने सूबे की हुकूमत ठप कर दी। सारे मशरकी पाकिस्तान में हड़ताल हो गई। इस पर शेख मुजीब के खिलाफ वारंट जारी हो गए। मगरबी पाकिस्तान के लीडर्स ने फैसला कर लिया कि कुछ हो जाए, शेख साहब चाहे सबसे ज़्यादा सीटें जीतें, उन्हें हुकूमत नहीं देनी। साथ ही मार्च 1971 में यहिया खान ने मशरकी पाकिस्तान में एहतजाज और हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू करवा दिया। दूसरी तरफ इंडिया बैठा सारे हालात देख रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि इस वक्त बंगाली इतने शदीद गुस्से में हैं कि अपनी ही फौज से लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भारत ने अपनी फौजें मशरकी पाकिस्तान में दाखिल कर दी। जब अपने अवाम ही खिलाफ हुए पड़े हों तो आप इन्हें डिफेंड क्या करेंगे। नतीजा ये निकला कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की फौजों ने भारत फौजों के सामने हथियार डाल दिए और हार मान ली। भारत ने पाकिस्तान के 90,000 फौजी गिरफ्तार कर लिए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दौर था। जब ये सब कुछ हो गया तब मगरबी पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि होता क्या रहा है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो गई थी। अब आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। क्या पाकिस्तान दोबारा बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये समझता है कि अगर वो साइक्लोन ना भी आता और भारत अपनी फौजें दाखिल ना भी करता, तब भी बांग्लादेश के साथ मिलकर चलना बड़ा मुश्किल था। आधा मुल्क एक तरफ और आधा मुल्क एक तरफ, और दरमियान में 2000 किलोमीटर का फासला, जहां पर एक ऐसा मुल्क है जिससे आपकी दुश्मनी है। ये मुल्क अगर चलता भी तो सिर्फ कॉन्फेडरेशन में चल सकता था। कॉन्फेडरेशन की मिसाल यूके है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड 4 रियासतें शामिल हैं। इनमें सिर्फ करेंसी और फौज मुश्तरका है, बाकी हर इलेक्शन, हुकूमत और पॉलिसी अपनी अपनी। पाकिस्तान को शुरू से ही इस असूल पर बनाना चाहिए था। हमारा मतलब ये है कि आज पाकिस्तानी अवाम भी बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के हक में है, जिसकी वजह भी सीधी सादी है। आज भी दोनों ममालिक में सिवाय मजहब के कुछ भी एक जैसा नहीं है। लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप भी बहुत बड़ा है। अलग इन्वायरमेंट, अलग रहन सहन, अलग जुबान और अलग कुजीन की वजह से एक दूसरे से दूर बैठकर एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल है। पहले की तरह का पाकिस्तान तो चल ही नहीं सकता, इसलिए दोबारा वैसा सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? जब बांग्लादेश अलग हो गया और मगरबी पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया कि क्या कुछ होता रहा, तो मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हालात नॉर्मल हो जाएं और अगर हो सके तो बाकायदा दोस्ती हो जाए, क्योंकि कभी हम भाई भाई थे। और अब यही पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश से बहुत करीबी दोस्ती हो, लेकिन दोनों मुल्क अपना अपना अलग मुल्क अपने अपने हिसाब से चलाएं। दोनों मुल्क अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एक दूसरे को नॉलेज दें, एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं, लेकिन बहरहाल अलग अलग मुल्क ही रहें। अच्छा, जाते जाते एक मज़े की बात बताता जाऊँ। शायद आपने कुरतुल ऐन बलोच का वो गाना सुना हो, हम सफ़र। वो हम सफ़र था। वो नज़म नसीर तुराबी ने उस वक्त लिखी जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, यानी वो नज़म मशरकी पाकिस्तान के नाम थी। आप इस बात को जहन में रखते हुए वो गाना एक बार फिर गौर से सुनिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।